नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चा, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी पैक एक्सरसाइज थी, कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप सिखा दीजिए बिकॉज वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो आई थॉट कि चलो कर लेते हैं उसको भी। तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो हम करने वाले हैं। मेरे हिसाब से शायद 2 वीडियोस जाएंगे उसके अंदर, बिकॉज काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। आई ट्राई, अगर एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 2 आपके पास पार्ट रहेंगे। तो हम इसमें कम्प्लीटली एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, सो दैट आप जो भी कॉन्सेप्ट आप मेरे थ्रू कर चुके हैं वो आप उसको एप्लीकेबल कैसे करना है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए बच्चा, देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के। बच्चों देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O, CO2 और CH4 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बच्चा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, देखिए हम लोग देखते हैं कि कितने इसके अंदर एलिमेंट्स है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। सो मॉलिक्यूलर मास वाटर के लिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग एटॉमिक मास यूज़ करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। कितने हैं, 2 हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ एक की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो क्या लिख देंगे हम लोग 2, यहाँ पे 1 हो गया। और एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 16 होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 + 16 कितना आ गया बच्चा, 18U। ओके, कितना हो गया, 18U। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास CO2। ओके, CO2। सो कैसे करेंगे CO2 का, देखिए सेम चीज़ रहेगी। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C का एक ही एटम है तो एटॉमिक मास ऑफ C प्लस यहाँ पे 2 हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 × ऑक्सीजन का सिंबल। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 12 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो 2 × 16 कितना हो जाएगा, 12 + 2 × 16 दैट इज़ 32। ओके, सो कितना हो जाएगा, 44U। सिंपल। चलिए थर्ड आपको दिया हुआ है CH4। ओके, CH4। सो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, अब कार्बन एक ही है ना, ठीक है, तो इसके लिए एक ही लिख दिया। और हाइड्रोजन कितने, 4 हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ 4 × हाइड्रोजन, ठीक है। सो कार्बन कितने हैं बच्चा, 12, और हाइड्रोजन कितना होता है, 4, और एक्चुअली इसका होता है 1। तो क्या हो जाएगा, 12, 4 1 ज़ा 4, कितना हो गया, 16। ओके, कितना हो गया, 16U। बस सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सबका मास परसेंट निकालना है। और आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Na2SO4। बच्चा पहले तो ये देख लो कि मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सो मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100%, इसके लिए 100 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हर एक एलिमेंट का मास लेना है, पर यहाँ पे हमें अपॉन में चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो पहले हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा इसका। सो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना, बस वैसे कर लेना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखो, आपको एटॉमिक मास ना लिखना बार बार तो इट्स ओके। ठीक है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, Na में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × Na प्लस सल्फर एक ही है यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 × ऑक्सीजन। ठीक है, तो सोडियम होता है 23, सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन होता है 16। ओके, कितना हो जाएगा, 46 + 32 + 64 इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को 142, ठीक है, ग्राम पर मोल। डन। चलिए, अब आपको इन्होंने कहा है कि मास परसेंटेज हर एक एलिमेंट का निकालो। देखो बेटा, अभी आपके साथ साथ कितने एलिमेंट है, एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो तीनों का हम लोगों को निकालना होगा मास परसेंटेज। सो फर्स्ट पहले हम लिख देते हैं मास परसेंट ऑफ सोडियम। अब फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट। अब सोडियम का मास इस कंपाउंड में कितना है,
एक सोडियम का मास 23 है, इस कंपाउंड में कितना है 46। तो जो जितना मास कंपाउंड में होता है ना बेटा उतना लेना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे 46। तो मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, लिखना होता है अब इसमें ऐसा लिख सकते हो, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर का मास, ठीक है, अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो 142 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया बच्चा 100 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग देख लेते हैं। 7 की टेबल लगेगी, सॉरी 2 की टेबल लगेगी, 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पर 23 ज़ा, सो 23 इंटू 100, 2300 डिवाइड बाई 71। इसको आप डिवाइड करोगे बच्चा आपको आंसर मिलेगा इसके अंदर 32.39%, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर मतलब कि सेकंड एलिमेंट, सो मास परसेंट ऑफ सल्फर। अगेन सल्फर कितना है 32 ही है, देखो लास्ट में देख लिया करो कितना है 32 है, अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग कर लें यहाँ पर भी। सो कितना होगा 271 ज़ा 216 ज़ा, ओके। सो 16 अपॉन 71 इंटू 100, तो 1600 अपॉन 71, इसको आप यहाँ पे डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 22.53%, ठीक है, क्लियर बेटा। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड, मास परसेंट ऑफ, अब सल्फर हो गया, अब क्या निकालना है हम लोग को बच्चा ऑक्सीजन। ओके, टोटल ऑक्सीजन कितना है 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा 271 ज़ा 232 ज़ा, और तो कुछ कटिंग होगी नहीं ना, ठीक है। तो कितना हो गया 3200 डिवाइड बाय 71, सो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 45.07%, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये लास्ट का एक और तरीका बता दूँ मैं आपको, लास्ट वाले का एक और तरीका बता दूँ मैं आपको। अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, टोटल मास, टोटल परसेंटेज कितना होता है बच्चा 100 होता है। मैं रिपीट करूँ, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 100 में से हम लोग जो सोडियम का परसेंटेज है वो माइनस कर सकते हैं 32.39, और जो सल्फ़र का परसेंटेज हुआ वो माइनस कर सकते हैं हम लोग 22.53। तो जैसे कि 100 माइनस इनको प्लस कर दें हम लोग, तो हमें मिलेगा 9 + 3 12, ठीक है, 1 कैरी 8 9, 2 + 2 4, और ये हो गया 3 + 2 5। सो 100 में से 54.92 माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9991, सो 8 0, ओके। यहाँ पे कितना हो गया 5 और ये 4 आ गया 45.08। अब 08 और 0 से में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो एक ही बात है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना है ना, तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो तीसरे के लिए 2 का प्लस करके 100 में माइनस कर लोगे तो आपको तीसरा मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो द वन वे यू कैन गो फॉर इट। बाकी तो आपके पास ये मेथड तो है ही, क्लियर बच्चा। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। देखो मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन दिया था चैप्टर के अंदर, तभी मैंने आपको बताया था कि पूरा ये चार्ट बना के करना, वो ज़्यादा इजी रहता है स्टेप बाय स्टेप करने जाओगे तो यहाँ पे ये चार्ट के अंदर आपको 6 कॉलम बना देने, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले में आपको आएगा एलिमेंट्स, जो भी आपको एलिमेंट दिए हुए हैं फिर आप उसमें उसके बाद आएगा उसका एटॉमिक मास, आप उसके बाद उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। फिर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज वो, ठीक है। फिर आपके पास रहेगा एटॉमिक रेशियो, इसको एटॉमिक रेशियो कहेंगे। देन आपके पास रहेगा रेशियो ऑफ, आई वुड से सिंपल होल नंबर, और यहाँ पे आपके पास रहेगा सिंपल होल नंबर। अभी कैसा करना है वो मैं आपको इजीली पूरा बताती जा रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से सुनना और ध्यान से देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आया बच्चा, एलिमेंट आया। तो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, एक आयरन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। सो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे आयरन के लिए सिंबल क्या होता है बेटा ऑक्सीजन Fe, और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है O। एटॉमिक मास कितना होता है बेटा आयरन का, बेटा इसका 55.85, इसका रहेगा 16, ओके। परसेंटेज कितना दिया हुआ है बेटा इसके अंदर, आयरन का दिया हुआ है 69.9, और इसका है आपके पास 30.1, ठीक है।
अब क्या करना है, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो का अगर आपको इसकी जगह एक और लिखना है तो आप एक और कॉलम में ये भी लिख सकते हो, मतलब इसकी जगह पे मैं आपको एक और नंबर लिखवा दे, एक और टाइटल लिखवा देती हूँ, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप इसके अंदर लाइक नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हो। तो एक काम कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, रिलेटिव नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये देख लीजिए कि आपको रेशियो जो निकालना है तो उसमें अपन को निकालना क्या है, हमें उसमें निकालना है मोल्स। तो आप इसकी जगह पे ये वाला कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग जो भी हमारे पास परसेंटेज है वो और जो मास है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा, जैसे कि 69.9 डिवाइड करोगे 55.85 के साथ तो आपको मिलेगा 1.25। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं तो 30.1 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.88। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, रेशियो ऑफ द सिंपलेस्ट होल नंबर, मतलब कि मोल रेशियो निकालना है। इसको भी आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। ओके, तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, नाउ सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी आपने ये रेशियो निकाला ना उसमें सबसे छोटा वाला जो रेशियो होगा ना वो सबको डिवाइड करेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या होगा कि ये तो चलो 2 ही हैं, आगे और करेंगे उसमें 3-4 आएंगे, तो जो सबसे छोटा वाला होगा ना, ठीक है, वो सबको डिवाइड करेगा। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 1.25 है, तो 1.25 डिवाइड करेगा, 1.88 को भी कौन डिवाइड करेगा, 1.25 डिवाइड करेगा। अभी तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 बचा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब तकरीबन देखो ये देखा जाए ना 1.25, ओके 1.25 है, तो इसका डबल अपन करते हैं तो 2.25, अभी 2 से थोड़ा कम है, तो अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1.5 मिल रहा है। हालांकि यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, नो डाउट, ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, गुजरात में तो खैर अवेलेबल है। सो ये हो गया। अब ना बेटा हमें कहाँ जाना है, सिंपल होल नंबर में जाना है। 1.5 तो होल नंबर नहीं है, तो अब क्या करोगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने ऐसा नहीं 1.5 का 2 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1.5 ही मिलेगा। एक काम कर लेती हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 1.5 का 2 कितना हो जाएगा, लाइक 3 मिलेगा मुझे। अब अगर इसको किया तो बच्चा इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इंक्रीज़ हो गया, तो इसको भी जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कभी ऐसे कोई डेसिमल हो ना तो उसको हमेशा क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, कोशिश तो 2 से करने की, तो क्या होगा ना कि आपको एक सिंपल होल नंबर मिल जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो बस बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला F कितनी बार है, 2 बार, Fe2, O कितनी बार है, 3 बार, ठीक है, क्या बन गया, O3। सो Fe2O3, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। ओके, अभी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है। अब हर बार आपको कंडीशन दी हुई है कि ये कंडीशन है तो कितना CO2 का अमाउंट बनेगा, ये कंडीशन है कितना CO2 का अमाउंट बनेगा। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट निकालना है। तो मेन मुद्दा तो यही है हमारा, ठीक है, अमाउंट ऑफ CO2 हम लोग को निकालना है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर। ठीक है, अगर हम 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो देखो अब सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग को पता है कि कार्बन को जब भी हम लोग एयर में ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ना ऐसे कभी क्वेश्चन हो ना बेटा तो पहले तो आप देख लो कि रिएक्शन हो क्या रहा है और उसको पहले बैलेंस कर दो, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। अब हम देखते हैं कि सॉलिड कार्बन को रिएक्ट हुआ है ऑक्सीजन के साथ और हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। अब यहाँ पे C एक ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। चलो अब ना पहले कुछ भी शुरू करने से पहले ना हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। तो ये इक्वेशन में अब में क्या कहा गया है, हमें इस तरीके से है कि ये कार्बन का कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, कार्बन का कोई नंबर नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट हो रहा है, इसके भी साथ क्या 1 है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। ओके, और हमें क्या मिल रहा है, आगे 1 ही है, तो इसका मतलब कि 1 मोल हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ, तो 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, डन। अब इसके अंदर कितना मास कितना होता है, तो 1 मोल मतलब कि 12 ग्राम होगा कार्बन का मास। यहाँ पे 1 मोल में कितना है, 1
ऑक्सीजन 16 होता है, तो ऐसे 2 हैं तो 32 हो गया। ये ग्राम है, ठीक है ना, ये जी का ग्राम है, गैस नहीं है। और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो अब इनका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो हमें मिलेगा इसका 44 ग्राम। तो यहाँ से मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि 12 ग्राम कार्बन के लिए मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 1 मोल के हिसाब से। तो मैंने यहाँ से इतना कुछ समझ लिया। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हो, देखते हैं कि वो हमें बोल क्या रहा है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, अब एयर मतलब कि एयर इज़ प्लेंटी ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एयर में बर्न करने के लिए बोला है। तो इन एयर देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो कार्बन पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा ना अच्छे से। ओके, और हमें कितना कार्बन दिया है, 1 मोल दिया है। तो हमने अभी भी ये रिएक्शन में देखा कि 1 मोल कार्बन को आप जब जलाओगे तो कितना मिलेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो इन एयर देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, सो देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 1 मोल, पूरा का पूरा 1 मोल हो जाएगा, दैट इज़ 44 ग्राम बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, बिकॉज प्लेंटी है। ठीक है, इसका कोई लिमिटिंग है ही नहीं, तो वो अच्छे से पूरा बर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड नंबर। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पे, अ मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आया ट्विस्ट। क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है कि 1 मोल कार्बन बर्न कर रहे हैं, पहले भी 1 ही मोल था, अभी भी 1 ही मोल है, बट यहाँ पे हम लोग डाइऑक्सीजन कितना ले रहे हैं, 16 ग्राम। कितना ले रहे हैं बेटा हम लोग, 16 ग्राम। अब आपने जो इक्वेशन लिखी ना उसको दोबारा से चेकआउट कर लो। तो 1 मोल कार्बन के लिए मतलब 12 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए बेटा, 32 ग्राम चाहिए, जबकि ये हमें कितना दे रहा है, 16 ग्राम। तो अमाउंट कम हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। इन्होंने हमें लिमिट दे दिया, इतना ही तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और कुछ नहीं हम कर सकते हैं, तो लिमिटिंग। ठीक है, मैंने आपको जब लेक्चर्स लिए थे मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है। अब कोई भी कंपाउंड, कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगा ना बेटा, जो प्रोड्यूस होगा, वो हमेशा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर। ठीक है, कि उसमें कितना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बर्गर का, तो मेरे पास टिक्कियाँ हैं, ठीक है, बर्गर्स हैं, बन्स है, मतलब टिक्की है, आलू टिक्की है। तो अगर मेरे पास 40 बन है और 40 आलू टिक्की है और एक बर्गर बनाने में मुझे 2 बन चाहिए। ठीक है, तो मेरे कितने बन जाएंगे, अब बोलोगे मैम 20 बनेंगे, 40 क्योंकि एक में 2 चाहिए। तो टिक्कियाँ मेरे पास 40 है, बट मैं कितनी टिक्कियाँ यूज़ कर पाऊँगी, 20 ही यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो बर्गर का जो बन है, ठीक है, वो क्या है, वो लिमिटिंग है। तो हमेशा कंपाउंड जो है, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा डिपेंड करता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। इसके लिए अभी हमारे पास डाइऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग हो गया। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे, ओके, इन दिस केस डाइऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, डाइऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। सो देयरफॉर ओनली, अब देखो यहाँ पे 32 था, ठीक है, तो मुझे 1 मोल बर्न हुआ है, तो ये आधा हो गया, तो ये भी आधा हो जाएगा ना। तो देखा जाए तो सिर्फ 0.5 ग्राम ही बर्न होगा। ठीक है, लिखना है, चलो इसको नहीं लिखते हैं, खामा डिटेलिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन होता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमें निकालना कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, इसको आप x ले सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 32 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 16, है ना, क्लियर हुआ ना। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा दी। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 32, 6 1 जा 6 2 सॉरी 16 1 16 2 जा 2 1 जा 22 जा, तो कितना बन रहा है बच्चा, 22 ग्राम ही मिल रहा है अपने को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम हो गई। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड आपसे कह रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो बेवकूफ़ी वाली बात है ना, हमें फिर से डाइऑक्सीजन कितना दिया हुआ 16 ग्राम लिमिटिंग रिएजेंट, तो तुम कार्बन कितने भी कर दो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने टिक्की का बताया, ठीक है, मेरे पास बर्न जो है वो 40 है और एक बर्न में, एक बर्गर में मुझे 2 बर्न चाहिए होता है, तो मैं टिक्कियाँ भरा के क्या करूँगी। मेरे पास 40 टिक्कियाँ थी, ठीक है, अभी मैं 100 टिक्कियाँ लेके आऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे पास तो बर्गर के लिए जो बर्न चाहिए वो तो है ही नहीं। तो सिमिलरली मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो है ही नहीं, वो तो कम ही है, तो मैं कार्बन का पॉइंट बढ़ाकर भी क्या ही करूँगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 मोल ही नहीं कंप्लीट बर्न हो रहा है, तो 2 मोल कहाँ से बर्न होगा? सीधी सी लॉजिक की बात है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चंस को बेटा लॉजिकली समझो। मैं आपको इसके लिए एक ऐसी भाषा बोल रही हूँ, ठीक है, जो आपको बहुत कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार सही बात है, यार ये क्या है। ठीक है, 2 मोल कहाँ से होगा, जबकि 1 मोल के लिए 32 ग्राम चाहिए, ये 16 ग्राम दे रहा, तो 2 मोल कहाँ से होगा। तो ऐसे सोचो, चीज़ों को कनेक्ट करो तो आप समझ पाओगे कि बोलना क्या चाह रहा है। अब इसको प्रेजेंट करना होगा, तो चलो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया ना, मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। सो थर्ड नंबर में भी क्या है यहाँ पे, in this case also dioxygen is limiting reagent। ठीक है, वो लिमिटिंग नहीं है। सो therefore अब आप देखो यहाँ पर लाइक 1 मोल कार्बन को बर्न करने के लिए मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन्होंने हमें बोला है 16 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो अभी आप बताओ 16 ग्राम आधा हो गया, तो कार्बन भी कितना मोल होगा, आधा ही कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। 1 के लिए 32 चाहिए, 32 को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 16 आ गया। इन्होंने 16 बोला मैं डिवाइड बाय 2, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लोगे क्या हो जाएगा। ओके, इसका मतलब चलो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन can burn only 0.5 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, अब 0.5 मोल ऑफ कार्बन करेगा तो देखो नाउ, हालांकि आंसर सेकंड क्वेश्चन जैसा ही आएगा। 1 मोल कार्बन में बच्चा 44 ग्राम CO2 बन रहा था, है ना। इक्वेशन देख लो, 1 मोल कार्बन में 44 ग्राम CO2 बन रहा था। सो 0.5 मोल कार्बन में कितना CO2 बनेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × x इज इक्वल्स टू 44 × 0.5, x इज इक्वल्स टू 44 × 5/10। ठीक है, 1 ज़ा 2 ज़ा 22 ज़ा, तो कितना बना बच्चा 22 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगा। सो देयरफॉर CO2 प्रोड्यूस्ड, सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने। सो देयरफॉर CO2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 22 ग्राम। ठीक है, डन। सो बात समझे ना बेटा, मैंने क्या बोला। क्वेश्चन को ना हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी में उसको एक नॉर्मल भाषा में करने की कोशिश करो कि यार इतना बन रहा है तो इतना, तो कितना बनेगा। ठीक है, ऐसे करके सो दैट देखो जो आप बोल रहे हो लिखना तो वही है, तो आप प्रेजेंटेशन में बाद में ध्यान देना, फिर क्वेश्चन समझो। ठीक है, क्वेश्चन समझो तो आप प्रेजेंटेशन खुद ही कर पाओगे। तो चलो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। चलो अब इसको टुकड़ों में समझते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो हम लोग को मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA का हमें मास निकालना है। ठीक है, कितना मास चाहिए होगा टू मेक द 500 ml। अब ml मतलब कि वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 500 ml ऑफ 0.375 मोलार एक्वेस सॉल्यूशन। मोलार वर्ड आया मतलब क्या दिया बेटा, मोलैरिटी। ठीक है, मोलार वर्ड है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितना है 0.375। ठीक है, मोल्स पर लीटर होता है ना। ठीक है, मोल्स पर लीटर। ओके, अब आपको मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है आपको। मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट आपको दिया हुआ है
82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो बेटा घबराना मत। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया जाए ना उसमें जो भी गिवन है ना वो अच्छे से लिख दो, तो इससे क्या होगा ना आपको एक थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा कि भैया हमें एक्चुअली निकालना क्या है और दिया क्या, मतलब आपको क्लूज़ पता चल जाएंगे। अब देखो सबसे मोटा मोटा क्लू मुझे यहाँ पे नज़र आया मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना है मुझे फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, इन लीटर। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, किसका मास चाहिए, किसका सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम एसीटेट का बनाना है ना, तो सोडियम एसीटेट क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखो तो आपको सॉल्यूशन किस में दिया है बेटा, ml में दिया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे ml में दिया हुआ है तो क्या कर लोगे, ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या कर लोगे, 1000। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बच्चा हम लोगों को दिया है, हमें निकालना है मास। यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू लगा सकती हूँ मैं, वॉल्यूम लगा सकती हूँ मैं, तो मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इतना शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है मुझे, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.375 इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहाँ पे स्मॉल n से डिनोट कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000, और वॉल्यूम कितना है 500। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.375 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है बेटा, चलो कटिंग शटिंग कर लें, 2 0 यहाँ से गए। ओके, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 0.1 1 कैरी क्या हो जाएगा, 8 जा 16, 1 कैरी 7 जा 1 5। ठीक है, सो मुझे बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट मुझे मिल गया 0.1875। इतना क्लियर है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.1875 मिल गया। मुझे यही तो निकालना है ना, इन्होंने क्या बोला, मास ऑफ CH3COONA का निकालो, तो मुझे यही तो निकालना है, सॉल्यूट का मास ही तो निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे m डिनोट कर लेती हूँ। m किसका है, CH3COONA का मुझे मास निकालना है, और इन्होंने मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है 82.0245। ठीक है, तो क्या कर देना है मेरे को, 82.0245। ठीक है, तो बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो 0.1875 मल्टीप्लाई बाई 82.0245 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, मास ऑफ एसीटेट CH3COONA। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो बच्चा क्या है, 0.1875 मल्टीप्लाई बाय 82.0245। ठीक है, कितना आ रहा है, 15 पॉइंट। अब बहुत ज़्यादा नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 9 है तो ये 8 कर लेती हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 15 पॉइंट, ठीक है देखो क्या आया, 15.38 ग्राम। डन। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना हो तो आप आंसर फाइनल लिख सकते हैं। हेयर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल्स टू 15.38 ग्राम। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे करना है। तो क्वेश्चंस को देखकर घबराओ मत, मैं दोबारा कह रही हूँ, पहले तो आपको जो भी दिया हुआ इन्फॉर्मेशन लिखो, उसमें आपको जो भी टर्म सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी फॉर्मूला हमारे पास हो, जैसे मोलैरिटी की फॉर्मूला है, देखो मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला तो होता ही है, वो तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना, तो मोलैरिटी के फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे, डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन देख लेते क्या है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per milliliter and mass percent of nitric acid is being 69%। तो चलो एक बार दोबारा से रीड करते हैं और जो जो गिवन है वो अपन लिखते जाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। किस में निकालना है कॉन्सेंट्रेशन? इन मोल्स पर लीटर। अब देखो बच्चा, यहाँ पे आपको मोल्स पर लीटर बोला हुआ है। अब आप मुझे बताओ मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर किसका यूनिट होता है? किसका होता है यूनिट? यस एग्जैक्टली, ये होता है यूनिट मोलैरिटी का। किसका होता है? मोलैरिटी का। तो आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि मोलैरिटी निकालो, ठीक है, आपको ये यूनिट के थ्रू बोला है। तो इसके लिए हर एक क्वांटिटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कहा है कि मोलैरिटी निकालना है हम लोगों को। किसका? नाइट्रिक एसिड का, HNO3। ओके, फिर क्या बोल रहा है? इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी, ठीक है। तो एक सैंपल दिया हुआ है और उसके अंदर जो डेंसिटी है वो दी हुई है। तो हम लोगों को डेंसिटी दी हुई है यहाँ पर 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%, ठीक है। मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना दिया हुआ है बच्चा? 69%, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को दी हुई है। चलो सोचते हैं अभी ना। सबसे पहले ना जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मैं पहले वो लिख देती हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि मुझे चाहिए क्या क्या। तो मैं मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला लिखती हूँ तो वो मुझे मिलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसको मुझे क्या क्या अभी मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मिसिंग है पहले वो चेकआउट कर लेती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है साफ साफ पता चल रहा है, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना एक सैंपल के अंदर, ठीक है। आपको एक सैंपल दिया हुआ है और उसके अंदर HNO3 कितना अमाउंट में है वो आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है HNO3 वो डिजॉल्व है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट। तो ये क्लियर है कि HNO3 हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो सारे फॉर्मूलाज में से रिकॉल करते जाए स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ये वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना, ठीक है, यही होता है हमारे पास। अब मास किसका लेंगे अपन? HNO3 का लेंगे, क्योंकि हमारा वही तो सॉल्यूट है। और मॉलिक्यूलर मास भी किसका लेंगे बच्चा? HNO3 का लेंगे। तो चलो अब मॉलिक्यूलर मास अपन निकाल सकते हैं, उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखना पड़ेगा गिवन मास क्या है। तो अगर आपको जो दिया हुआ है उसमें दोबारा से देखो तो HNO3 के मास के लिए आपको ये क्लू दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? मास परसेंटेज ऑफ HNO3 इज 69%। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं बेटा कि 69% दिया हुआ है, तो हम लोग जो सैंपल है उसको हम 100 ग्राम से अज्यूम करेंगे कि जो ग्राम होगा, जो सैंपल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 100 ग्राम के हिसाब से होगा, ठीक है। सो देखो अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। देखो पूरा खेल फॉर्मूलाज का ही है यहाँ पे और समझने का है, ठीक है। सो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो नहीं पता, चलो तो यहाँ पे HNO3 अभी लिख देते हैं नॉर्मली, ठीक है। मास कितना परसेंटेज है बेटा? 69% है, ओके। अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कहा कि हम लोग क्या सपोज कर लेंगे? 100 ग्राम सपोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 69% है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो मास होगा, जो सैंपल होगा वो हमारा 100 ग्राम का होगा, ओके। इनटू क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ ले लेते हैं, 69 इंटू 100, ये हो गया अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू मास ऑफ HNO3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें मिल गया मास ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू 69 ग्राम। देखो ये वाला जो स्टेप में मैंने किया ना, ये आपको समझाने के लिए किया। अगर आपको एग्जाम में ये स्टेप नहीं करना है, वेल एंड गुड, इट्स ओके, आप नहीं करोगे चलेगा। इसके बदले आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूँ, वो स्टेटमेंट आप लिख दोगे ना तो वो भी उसका काम कर लेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखना है यहाँ पर? आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, द गिवन सैंपल इज 69%, ठीक है। जो गिवन सैंपल है वो 69% है। इसका मतलब ये है दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 69 ग्राम ऑफ HNO3,
ठीक है। देखो 69 क्यों आया और कैसे आया इसके लिए मैं नहीं बताया, तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये करके भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिख दो। इफ़ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि भैया परसेंटेज जब भी होता है तो हम उसको 100 मानेंगे, तो सैंपल हो गया 100 ग्राम का, तो उस 100 ग्राम के सैंपल में से 69 ग्राम क्या हो गया बच्चा, HNO3 हो गया। तो ये वाला भी काम करेगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, तो वो डरना मत, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम लंबा करवा रहे, मेरा काम आपको समझाना है, इसलिए आपको समझाने के लिए ये वाला चीज़ मैंने किया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलो बच्चा, अब पहले अपन की बात करें नंबर ऑफ मोल्स की। तो गिवन मास ऑफ HNO3 क्लियर हो गया, 69 ग्राम है। अब मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3, तो आइए निकाल देते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3। सो मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू H प्लस N प्लस 3 बार O आएगा, ठीक है। H कितना है 1, N कितना है 14 और ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। 1 प्लस 14 प्लस 48, ओके 8 9 प्लस 4 3 4 1 5 6, ठीक है। 63 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ पे अब मैं निकाल दूंगी नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहला मेरा काम आ गया नंबर ऑफ मोल्स। क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, क्या है देखो बेटा, मास ऑफ या नंबर ऑफ सॉरी गिवन मास ऑफ HNO3। तो HNO3 का गिवन मास कितना निकाला हमने 69, मॉलिकुलर मास कितना आया 63, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखो वी आर इन गुजरातपुर, तो कैलकुलेटर इज़ अलाउड, तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं 1.095 मोल्स ऑफ HNO3, ठीक है, निकल गया। चलो इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें मोलारिटी के लिए काम आएगा। तो ये हो गया। अब देखो, तो मोलारिटी में ये चीज़ आई थी, वो अपन ने निकाल दी। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का लीटर्स के अंदर। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो इसका यूज़ तो अपन ने कर लिया। अब बाकी बचता है मेरे पास डेंसिटी। डेंसिटी की से हम वॉल्यूम की बात जो है वो कर सकते हैं। कैसे, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इन्होंने दिया हुआ है, किसका दिया, सॉल्यूशन का दिया है, पहले बता दो, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। सो कितना दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। यूनिट साथ साथ में लिखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, और आप ना इसको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यूनिट्स की टेंशन नहीं रहेगी। ओके, तो ये आ गया। ओके, और ये कितना है बेटा, मास हमने कितना सोचा, हमने यही बोला ना यहाँ पे कि मास कितना होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन इज़ व्हाट 100 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, मास ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन ही है, ठीक है, सॉल्यूशन, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। वॉल्यूम को मैं अभी x ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये 100 ग्राम, ओके। इसको यहाँ पे ले लेती हूँ और इसको नीचे ले लेती हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 100 ग्राम अपॉन 1.41 ग्राम, ओके। अब देखो पर मिलीलीटर, मतलब अपॉन मिलीलीटर, तो इसको ऊपर ले लें, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ मिलीलीटर, ठीक है। चलिए, तो 100 ग्राम इंटू मिलीलीटर इंटू ये जो पॉइंट है इसको रिमूव कर दूँगी, ऊपर 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 141 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 2 और 2 4 0, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाई 141 किस में आ गया, मिलीलीटर में आ गया। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करके आपको आंसर कुछ मिलेगा यहाँ पे 7 हाँ, ठीक है, 70.92 मिलीलीटर, ठीक है। क्या मिलेगा 70.92 मिलीलीटर आ गया। ये डन, क्लियर, बस, ठीक है। वॉल्यूम मिल गया हम लोगों को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हम लोगों को, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हम लोगों को। तो चलो लगा लेते मोलारिटी, किस बात की देरी अभी तो। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक्चुअली हमारे फॉर्मूला में बच्चा देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया होता है, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे तो हमारा ml में निकला है, तो ठीक है ना, ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 1.095 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कितना आया 70.92, ठीक है। अब कैलकुलेटर के हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये डेसिमल हटा दूँ तो 1095 इंटू 1000 अपॉन 792, ये डेसिमल हटा दो तो ऊपर 100 हो जाएगा और इसका 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं अपन। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। सो 1095 पीछे 2 0 अपॉन 7092, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसके अंदर आंसर मिलेगा तकरीबन 15.44 मोल्स पर
लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया मोलैरिटी। डन बेटा, क्लियर हुआ। देखो आप ये मत सोचो कितना लंबा किया, इतना लंबा किया मैम ने। मैं अगेन बता रही हूँ, ये वाली चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लेकर आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो ये वाला क्वेश्चन डिटो नहीं आएगा, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बोल रहा है। तो इसके लिए हमेशा, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में कहा कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना बेटा, एक बार तो पूरा रीड कर लो ताकि तुम्हें पता चले कि है क्या। ठीक है, फिर सेकंड टाइम जब रीड कर रहे हो तो जो जो दिया हुआ है वो गिवन में लिखो, जो निकालना है वो क्वेश्चन मार्क लगाओ, जो निकालना है उसकी पहले फॉर्मूला डिसाइड कर लो क्या होगी। अब उस फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है वो चेकआउट कर लो। ठीक है, जो है वो बैलेंस को, जो नहीं है वो कैसे निकालेंगे। ओके, जो आपको नहीं दी हुई है ना, उनके लिए कोई ना कोई क्लू आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उस क्लू की मदद से आप वो वाली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपन 1.7 मतलब कि 7th क्वेश्चन की तरफ। ना बचा 1.7 क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। CuSO4 में से हमें कितना कॉपर मिला। तो आप ये अज्यूम कर लो, समझ सकते हो इस क्वेश्चन को देखकर कि कॉपर सल्फेट जो है उसको डिकम्पोज किया होगा। ठीक है, और उस पर से उन्होंने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज किया गया है, तो डिकम्पोज करने पे हमें क्या मिलेगा, कॉपर और सल्फेट मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअली तो वो आयोनिक फॉर्म में होगा +2 एंड -2, पर एक बार चलो अपन यूँ मान के चल देते कि भाई हमें कॉपर मिला और सल्फेट दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, चलो लिख देते, फिर बच्चों को लगेगा कि आयन्स भी निकलेगा ना। ओके, तो डिकम्पोज हुआ। तो अब यहाँ पे थोड़ा बैलेंस अगर देखें तो क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर Cu एक ही बार है, यहाँ पे भी एक बार है, SO4 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो ये तो बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ से मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि CuSO4 को जब हम डिकम्पोज करें तो हमें Cu और SO4 के अलग अलग सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 1 मोल, आगे कोई नंबर नहीं है ना बेटा, आगे कोई नंबर नहीं है तो 1। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 1, तो 1 मोल CuSO4 से मुझे 1 मोल कॉपर मिल रहा है। मैं सल्फेट को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि निकालना नहीं है तो फिर क्या लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट से मुझे 1 मोल Cu मिल रहा है। अब इन्होंने हमसे पूछा गया है कि कितना कॉपर आपको मिलेगा 100 ग्राम, तो आपको किस टर्म्स में निकालना है बच्चा, ग्राम में निकालना है। तो ग्राम के लिए मुझे इसका मास निकालना होगा। अब एक कंपाउंड है तो इसका मुझे निकालना होगा मोलार मास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, Cu + S + O4। ठीक है, कॉपर होता है हमारे पास 63.5 प्लस सल्फर होता है 32, 16 और ये हो गया 4। ठीक है, तो 63.5 + 32 + 64, इन सबको बच्चे आप एड ऑन कर लेंगे तो आपको मिलेगा 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 1 मोल में इतना है। अब इसका मतलब ये है कि 159.5 ग्राम CuSO4 में से मुझे, अब Cu का मास कितना है बेटा 63.5, तो मुझे कितना मिल रहा है 63.5 ग्राम मिल रहा है। पॉइंट को समझना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने 1 मोल, ठीक है समझो कि मैंने 1 मोल में लाइक एक कटोरी ली, ठीक है, उसके अंदर मैंने CuSO4 जो है वो डाल दिया। ठीक है, इसको मैं हीट कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस है, अभी समझ लो हीट कर रहे हैं तो इसमें से मुझे क्या मिल रहा है, Cu मिल रहा है। तो 159.5 ग्राम CuSO4 में से मुझे कितना Cu मिल रहा है, 63.5 ग्राम Cu मिल रहा है। अब इन्होंने कितना बोला है, इन्होंने हमें कितना दिया है, इन्होंने हमें दिया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से Cu कितना मिलेगा। ठीक है, तो क्या अपन बोल सकते हैं, ये CuSO4 और Cu। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 159.5 ग्राम CuSO4 में से 63.5 ग्राम Cu मिल रहा है। तो एज पर द क्वेश्चन 100 ग्राम CuSO4 में से मुझे कितना Cu मिलेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 159.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 63.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 63.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम अपॉन 159.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा डेसिमल्स रिमूव कर लेते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाय 100, पीछे ग्राम बच गया 159। यहाँ का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आएगा, और यहाँ का पॉइंट हटाया यहाँ का, ठीक है, तो ऊपर 10 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हो गया। सो क्या मिला हमारे पास 63500 अपॉन 1595।
ठीक है, ये मिल गया। अब आपको सिंपल डिवीजन करना है, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको इसके अंदर मिलेगा, जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 39.81 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया हम लोगों को कि अगर हम लोग 100 ग्राम जितना लेते हैं तो कितना मिल रहा है, 39.81 ग्राम। पॉइंट समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो CuSO4 डिकम्पोज कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने इसको बैलेंस किया तो बैलेंसिंग में सब 1 1 मोल लिए, तो 1 मोल CuSO4 में मुझे 1 मोल Cu मिल रहा है। तो 1 मोल में कितना मास आ गया, इतना मास हो गया। तो इतने मास के लिए मुझे इतना Cu मिल रहा है डिकम्पोज होने के बाद, तो 100 ग्राम मास के लिए मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1.8 क्वेश्चन बेटा, determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.6 and 30.1 respectively, given that the molar mass of oxide is 159.8 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, किसका, आयरन ऑक्साइड का, जिसके अंदर आयरन का मास परसेंटेज है 69.9%, ठीक है आयरन का, और ऑक्सीजन का जो है वो 30.1, और मोलार मास आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो मॉलिकुलर फार्मूला के लिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, हमने किया था थर्ड क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालो आयरन का, जिसका मास परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ था, तो हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था यही वाला। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्टेप सेम ही है। मैं दोबारा कर देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी को आप खुद ही फॉलो करो, मैं दोबारा कर देती हूँ, बट ये चीज़ क्लियर आउट कर लेना कि मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आपको एम्पेरिकल फार्मूला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इसको अपन एक बार रिपीट भी कर देते हैं, तो आपको रिविजन भी हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी एलिमेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं इनका एटॉमिक मास, फिर यहाँ पे लिखूँगी परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये रहेगा सिंपलेस्ट मोल रेशियो, ठीक है, और ये रहेगा होल नंबर रेशियो। ठीक है बेटा, चलिए सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट में एक है Fe और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब एटॉमिक मास कितना होता है Fe का 55.85 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 69.9 Fe का और 30.1 ऑक्सीजन का। ठीक है, अब रिलेटिव नंबर ऑफ मास के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आप इसके लिए एटॉमिक मास और परसेंटेज को क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, याद कर लेना, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास हो जाएगा। सो यहाँ पे परसेंटेज कितना है 69.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 55.85, डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे 1.25। सिमिलरली यहाँ पर 30.1 को डिवाइड कर लेंगे 16 के साथ, तो यहाँ हमें मिलेगा 1.88। ठीक है, क्लियर, ओके। अब मैंने क्या बताया था, सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो का मतलब क्या होगा, जो इन दोनों में से यहाँ जो भी आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, सबसे छोटा मोल जो होगा वो सबके डिवीजन में जाएगा। अब यहाँ पे 1.25 ही है, तो 1.25 डिवाइड करेगा 1.25 को, और 1.88 को भी डिवाइड करेगा 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट होकर 1 मिल गया। यहाँ पे अप्रॉक्स जैसे हमने बात की थी थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि ये तकरीबन जो है वो 1.5 जितना जाएगा। यू कैन यूज़ अ कैलकुलेटर, नो डाउट। ठीक है, तो ये तकरीबन 1.5 जितना जाएगा। अब अपने को यहाँ पे लेना है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या करना होगा, इसको मुझे करना होगा होल नंबर में कन्वर्ट। तो यहाँ इन वाले क्वेश्चन में आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 1.5 का 2 लिख दिया वो चीज़ नहीं चलेगी। तो इसको 1.5 है, तो इसको हमें होल नंबर कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ताकि ये होल नंबर कन्वर्ट हो जाए। तो इसको करूँगी तो इसको भी करना हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा 1 2 2 और ये मिलेगा 3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाती है यहाँ पे हमारे पास Fe2O3। चलो ग्रेट। अब हमें एक्चुअली निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। चलो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ मैम एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पता चल गया हमें, ये n क्या है वो बता दो। देखो n निकालने का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, देखो बट अवश्य फॉर्मूलाज की लिस्ट आपको रहेगी, नो डाउट। ठीक है, तो n आपको निकालने का फॉर्मूला है, वो n का फॉर्मूला क्या है, n का फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर मास
ऑफ जो भी आपको कंपाउंड दिया होगा उसको आप डिवाइड करोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है। तो इसके लिए देखो अभी आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको बोला गया गिवन दैट मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इज, तो आपको मोलिकुलर मास दिया हुआ है, अब आपको एम्पेरिकल मास निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम मोलिकुलर मास निकालते हैं ना वैसे निकालना है, और तो क्या ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक दो सम करोगे तो इतनी स्पीड पकड़ जाएगी आपको इसके अंदर। सो क्या करना है, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3 मतलब कि 2Fe प्लस 3 ऑक्सीजन, ठीक है। Fe का एक का मास होता है 55.85 और ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 111.7 प्लस ये हो जाएगा 48, ठीक है। इसको ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हमें मिलेगा 159.7, ठीक है। लाइक आप इसको भी ग्राम पर मोल लिख सकते हो। चलो, तो ये मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे n मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 159.8, एम्पेरिकल मास कितना है 159.7। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले अपन ने किए थे ना, अब देखो पीछे का 0.1 का फ़र्क है, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसके अंदर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कटिंग करके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो n हमें 1 मिल गया, बस ठीक है। अब निकाल दो, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, n की जगह 1, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा ना, क्या ही दिक्कत आएगी, कुछ नहीं आने वाला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, ऐसे हर बार सेम नहीं होता, ठीक है ना, पर यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। डन, पता चला कैसे करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो अपन ने पहले सीख लिया, बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर आपको निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ना बच्चों, 1.9 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, मतलब कि एवरेज निकालना है क्लोरीन का यूजिंग द डेटा। क्योंकि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन जो है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक 35 मास वाला है और एक 37 मास वाला है। तो सीधी बात है, ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स हो गए। तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, तो हम लोग को इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालना है, देखो बेटा बहुत सिंपल सी फॉर्मूला होती है इसके अंदर। जब भी आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करेंगे, जो अबंडेंस है, ये जो अबंडेंस परसेंटेज में दिया हुआ है ना, देखो अबंडेंस मतलब कितना परसेंटेज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ये पूरी हवा है, हवा में 2 क्लोरीन अवेलेबल है, एक 35 का और एक 37 का। तो कितना अवेलेबल है, तो भाई ये वाला जो है वो तकरीबन देखो 75, तो तकरीबन 75% अवेलेबल है, और ये वाला कितना है 25%, ठीक है। कितना परसेंट अवेलेबल है उसको कोई अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल अबंडेंस बोलते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शब्दों पे इतना ज़्यादा वो मत टेंशन मत लेना कि ये क्या है। तो दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन अवेलेबल इन द एटमोसफियर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35, ठीक है। यहाँ जो भी आपको दिया हुआ हो मल्टीप्लाई बाय उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेने का, सिंपल यही तरीका है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें निकालना है क्लोरीन का। ओके, सो एवरेज atomic mass of chlorine is equals to percentage of chlorine 35 multiply by molar mass of chlorine 35 plus percentage of 37 chlorine multiply by molar mass of 37 chlorine, ठीक है। डन, चलो सो क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितना दिया है बच्चा 75.77, तो क्या लिख देंगे 75.77% मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 34.9689 प्लस ये कितना हो जाएगा, दूसरा वाला अपने को दिया है 24.23% मल्टीप्लाई बाय 36.9659, ठीक है। परसेंटेज की साइन रिमूव कर लें हम लोग, तो 75.77 परसेंटेज की साइन रिमूव करने के अपॉन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 34.9689, सिमिलरली 2423 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 36.9659, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सिंपल सी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है, तो आपको अब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 26.4959 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8.9568,
ठीक है। तो इसको प्लस करोगे आप टोटल कुल मिला के तो आपको इसके अंदर मिलेगा 35.4527। एटॉमिक मास निकालना है ना, तो एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? यू, ठीक है। सो यहाँ हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th बच्चों। देखो क्या कह रहा है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, चलो बेहद ही आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन में हम लोगों को सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो देखो अब फॉर्मूला क्या है, C2H6, आगे कुछ नंबर नहीं है तो ये 1 मोल हुआ। अब ये 1 मोल में कार्बन के कितने मोल्स है कार्बन के, लाइक 2 एटम है कार्बन के, ठीक है। तो कितने हो गए? 2। तो अगर 1 मोल, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 हुआ, ठीक है। तो अगर 1 में C2H6 है तो 3, कितने मोल्स पूछेंगे? 3 में कितने हो जाएंगे? अभी आप खुद सोचो, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 सा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 1 मोल ऑफ C2H6 दैट इज इथेन कंटेन कितने हैं? 2, ठीक है। कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ कार्बन। सो देयरफॉर कितने मोल्स इथेन के लेने अपन को? 3 मोल्स लेने हैं। सो देयरफॉर 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन्स हाउ मच मोल्स ऑफ कार्बन? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x यहाँ पे आएगा तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 मोल्स। हालांकि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कर दो हो गया। सिमिलरली सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, चलो सेम, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने? 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 3 कितने हो गए? 18, ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन आप ऐसे भी लिख सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल इथेन में कितने हाइड्रोजन? 1 मोल इथेन में कितने हाइड्रोजन है? 6, ठीक है। तो फिर 3 मोल इथेन में कितने हो जाएंगे? x, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3, तो x इज इक्वल्स टू 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल। चलिए थर्ड देख लेते। थर्ड क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो तो अब मेरे को बताओ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? सिंपल, मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना ये, ठीक है। तो 1 मोल में बच्चा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इथेन में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे इथेन के। सो देयरफॉर 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने हो जाएंगे? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3। अब याद करना कभी भी ये नंबर 3 जो है वो 10 के पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3660 पॉइंट कितना हो गया? 18.066 इंटू 10⁻23 molecules of ethane present in 3 moles of ethane। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। अगेन देखो सेम क्वेश्चन आया, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसका? शुगर का। किस में निकालना है? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर मतलब किस में निकालना है? यस एग्जैक्टली, मोलैरिटी में निकालना है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन द इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। ठीक है, तो समझो कि आपके पास ये बॉटल है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो बॉटल है, ये बॉटल जो है वो 2 लीटर जितनी है, तो इतना पानी आपने भर दिया है यहाँ पर, ठीक है, इतना पानी भर दिया और इसके अंदर आपने 20 ग्राम जो है वो शुगर डाल दी, ठीक है। तो अब जो आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया, इसका आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो सो क्या कहा इन्होंने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर निकालना है इन मोलैरिटी, आई मीन मोल्स पर लीटर। तो आपको मोलैरिटी ऑफ शुगर C12H22O11, ठीक है, ये हमें निकालना है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर, तो मास ऑफ शुगर आपको दिया हुआ है 20 ग्राम
और उसको आप डिजोल्व कर रहे हो इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, ठीक है। तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है। चलो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले वो लिख दें हम लोग, तो हमें आइडिया है कि क्या दिया हुआ है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो दिया हुआ है 2 लीटर, देन अब हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। गिवन मास किसका होता है, सॉल्यूट का होता है ना, ठीक है। तो वो तो पेन को दिया हुआ है 20 ग्राम, तो पहले इसका निकालना पड़ेगा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो पहले निकाल देते हैं हम लोग मोलार मास। मोलार मास लिखो या मॉलिक्यूलर मास लिखो, एक ही बात है। ऑफ शुगर C12H22O11 कितना हो जाएगा, 12 इंटू C प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है। C का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, और ये कितना होगा 16, ये हो जाएगा 144, ठीक है, प्लस 22 और इसको हम करेंगे तो 617, ओके, कितना हो जाएगा 176। तो इसका टोटल हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 342 ग्राम पर मोल, ओके। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 20 ग्राम अपॉन मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। तो मैं इसको अपॉन में मोल लिखूँ तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ, ऊपर मोल लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 10 2 1 2 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 172 मोल्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो हमें आंसर मिलेगा 0.0585 मोल्स, ठीक है। तो चलो अब लगा लेते हैं मोलारिटी का फाइनल फॉर्मूला। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.0585 अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, ओके। तो डिवीजन कर लेंगे इसको हम लोग, 0.01 2 1 कैरी 9 2 और ये 5, ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास ये मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर मोलारिटी। अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलारिटी इज इक्वल्स टू 0.02925 मोल पर लीटर को कैपिटल M, ठीक है, ऐसा भी आप डिनोट कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, ओके। तो डेंसिटी दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर। What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? अब क्या बोल रहा है, समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पहले बात तो हमें किसकी बात कर रहा है, मीथेनॉल की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है आपसे, ये वाला फर्स्ट स्टेप में अभी रहने दो, सेकंड स्टेप में जाओ। क्या बोल रहा है, What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution, ठीक है। तो ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर में हमें कितना बनाना है, कितना सॉल्यूशन बनाना है, 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो ये वाटर है मेरे पास, ओके। 2.5 लीटर का हमें सॉल्यूशन बनाना है, जिसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, मीथेनॉल ऐड करना है, ठीक है। जिसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, मीथेनॉल ऐड करते जाना है, ठीक है। मीथेनॉल ऐड करना है। अब मीथेनॉल ऐड करना है तो ये कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन का, अब 0.25 मतलब क्या हो गया, मोलारिटी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का मोलारिटी हमें 0.25 जितना ही करना है। तो 0.25 मोलारिटी के लिए हमें मीथेनॉल कितना ऐड करना होगा इसके अंदर, ताकि मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरा कितना बन जाए, 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। बात समझ में आई। तो अगर मैं इस खाली स्टेटमेंट को देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो एक तो पूछा गया है वॉल्यूम नीडेड, मतलब कि मीथेनॉल का वॉल्यूम कितना है वो मुझे निकालना होगा, जो इसमें डालूंगी मैं, ताकि इसका वॉल्यूम कितना हो जाए, 2.5 लीटर हो जाए, ठीक है। मुझे 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं, ओके। तो V1 V2,
अब देखो यहाँ पर मुझे 2.5 लीटर जितना जो है वो बन जाएगा, मतलब कि ये प्रोसेस होने के बाद मुझे बोला कि इतना वॉल्यूम बनाना है, तो ये वॉल्यूम V2 हुआ क्योंकि ये बन जाएगा, ये मुझे फाइनल चीज़ चाहिए। तो कितना हो गया 2.5 लीटर वॉल्यूम जो है वो मुझे पूरा बनाना है, जिसके अंदर मोलैरिटी, तो ये मोलैरिटी बन जाएगी इतनी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कितना मीथेनॉल आप इसमें ऐड करोगे ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए, 2.5 लीटर हो जाए, तो वॉल्यूम आ गया, और उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए, 0.25 मोलैरिटी हो जाए, तो ये भी M2 हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर V1 निकालना है, V1 मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द मीथेनॉल निकालना है, तो उसको अपन कहेंगे V1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, वो मुझे निकालना है। तो देखो बेटा, हमेशा ये चीज़ याद करना कि आपके पास जब दो वॉल्यूम हो, मोलैरिटी हो, इसका मतलब कि आपको एक और मोलैरिटी भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सिंपल, जब भी आपको दो वॉल्यूम हो ना, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा M1V1 = M2V2, ठीक है। तो अब द पॉइंट इज दैट कि M2 तो मुझे पता चल गया, V2 मुझे पता चल गया, V1 मुझे निकालना है, पर मैं बिना M1 के तो V1 निकाल नहीं सकती हूँ, तो मुझे मोलैरिटी चाहिए होगा। अब मोलैरिटी कैसे बताऊँ, कुछ है ही नहीं। अब फर्स्ट लाइन को रीड करो, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मीथेनॉल इज 0.793 kg/L, ये डेंसिटी ही मेरा मोलैरिटी का मसीहा बन सकता है। तो जैसे कि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है मुझे 0.793 kg/L, ठीक है। पहले तो देखो kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, तब जाके कुछ चीज़ें बनेंगी मेरी। तो 0.793 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम/लीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ये 3 0 हैं, कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, 793 ग्राम/लीटर, ये मुझे डेंसिटी मिल गया ग्राम/लीटर में। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट को थोड़ा खोलूँ और इसको समझूँ, तो ये मुझे ऐसा बोल रहा है यहाँ पर कि 793 ग्राम ऑफ मीथेनॉल, कोई डेंसिटी किसकी दी हुई बचा, मीथेनॉल की दी हुई है, किसकी दी हुई, मीथेनॉल की दी हुई है। तो मैं बोल सकती हूँ दैट 793 ग्राम ऑफ मीथेनॉल किस में मौजूद है, इन 1 लीटर, पर लीटर है ना, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें मौजूद है, ठीक है। मैं क्या बोला, 793 ग्राम ऑफ मीथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मेरे को वॉल्यूम तो मिल गया 1 लीटर, ये वाला वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ से मुझे मोलैरिटी मिल सकता है, कैसे, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मुझे वॉल्यूम तो मिल गया यहाँ पे कि तो मैं यहाँ पे 1 ले सकती हूँ। अब नंबर ऑफ मोल्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा अपने पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, 793, और मॉलिक्यूलर मास निकाले किसका, मीथेनॉल का, तो C3OH, C यहाँ पे 12, हाइड्रोजन 4 हैं तो 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 16, मिलाओगे तो इसको आपको मिलेगा 32, ठीक है, कितना मिलेगा 32 ग्राम/मोल। तो यहाँ पे ये मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल गया, तो 793 को मैं 32 से डिवाइड कर दूँ, ओके। तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूँगी मुझे कुछ मिल जाएगा 24.7, ठीक है, 24.7 मोल्स। अब यही 24.7 यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो मोलैरिटी कितना आ गया बचा मेरा, मोलैरिटी मतलब कि M1, अभी M1 आ गया मुझे 24.7, ठीक है, मोलैरिटी आ गया M1, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको, दोबारा समझा रही हूँ, सुन लो। आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मीथेनॉल की डेंसिटी दी हुई है 0.793 ग्राम/लीटर। सवाल क्या पूछा है, मुद्दा यहाँ से शुरू हो रहा है कि व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम, इट्स मतलब कि मीथेनॉल, ठीक है। तो इसका कितना वॉल्यूम की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम लोगों को सॉल्यूशन बनाना है 2.5 लीटर का, और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.25 मोलैरिटी। तो यहाँ पे एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरा वॉल्यूम निकालना है। तो जब दो वॉल्यूम होते हैं तो आप फॉर्मूला लगाओगे M1V1 = M2V2, ये मोलैरिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, मोलैरिटी भी दिया हुआ है, इसके लिए वाली फॉर्मूला लगा दी, ठीक है। तो ये अपन को दिया हुआ है, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि M2 और V2 तो अपन को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम निकालना है, वही क्वेश्चन से साफ साफ क्लियर है कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, तो मुझे निकालना V1 है। अब मेरे पास जो दूसरी प्रॉब्लमेटिक बात थी वो ये था कि मुझे M1 नहीं पता क्या है, तो M1, अब ये द पॉइंट इज दैट, ठीक है, कि मेरे पास एक कटोरी है, ठीक है, इसके अंदर मीथेनॉल अवेलेबल है,
जिसकी डेंसिटी मुझे दी हुई है। तो इसमें तो इसका मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँ, लाइक उसको 2.5 लीटर में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए जो डेंसिटी दी है उसका मैंने यूज़ किया, क्योंकि एक ही क्लू दिया हुआ है। तो डेंसिटी दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर। तो पहले तो मैंने kg को कन्वर्ट कर लिया ग्राम के अंदर। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं समझूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 793 ग्राम मीथेनॉल जो है वो मौजूद है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर है मेरे पास, कितना मौजूद है 793 ग्राम। अब मैं इसको मोलारिटी से कंपेयर करूँ तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 1 लीटर वॉल्यूम तो क्लियर है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स के अंदर, क्योंकि ग्राम में है, गिवन मास है। तो मोल्स में कन्वर्ट कर लेते तो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास है 793, मोलिकुलर मास 32 होता है, डिवाइड किया तो हमें मिल गया 24.7। वो यहाँ लगा दिया तो मुझे मिल गया 24.7 मोलारिटी, मतलब m1 मिल गया। अब वाली फॉर्मूला ले लूँ और पीछे इसको सॉल्व करती हूँ। ओके, सो क्या हो गया, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। m1 कितना हो गया 24.7, v1 तो मुझे निकालना है, m2 0.25 दिया हुआ है ना, हाँ, और v2 कितना दिया हुआ है 2.5 लीटर ना, 2.5। सो v1 इज इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 24.7। डेसिमल्स थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, तो 25 इसका अपॉन में 100 हो गया, ये 2.5 इसका भी अपॉन में 10 आ गया, और ये 247, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ऊपर 10 चला गया, कैंसिल आउट हो गया, 1 ज़ा 4 ज़ा। ठीक है, तो हमें कुछ मिल रहा है 25/4 इंटू 247। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 25, ओके दोबारा ओके 25, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 17 18, 1 कैरी 9। ठीक है, तो कितना आया 25/988। इसको आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.02522 लीटर। ठीक है, तो कितना लीटर चाहिए 0.02522 लीटर। ठीक है, अगर आप इसको ml में लिखना चाहो तो ml में लिख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा 25.22 ml। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे ना, डन, क्लियर। तो इस तरीके से आपको सवाल को समझने हैं। यही कॉन्सेप्ट आप जब अप्लाई करते जाओगे ना, तो आपके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं वो आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, टफ नहीं रहेगी, क्योंकि आप सवाल को समझ के कर रहे हो। ठीक है, तो सवाल को समझो क्या कह रहा है। चलिए चलते हैं और इसी समझ को आगे लेके चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन बच्चों, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो प्रेशर क्या बोल रहा है, प्रेशर को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बोली है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि F/A। ठीक है, क्लियर। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, पास्कल होती है, और पास्कल एक्चुअली होता क्या है, वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख लो ना, हम लोग 9th में फोर्स किया ना हमने 9th में। ठीक है ना, फोर्स को अपन क्या लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं। ठीक है, न्यूटन उसका SI यूनिट होता है, और एरिया किस में लेते हैं अपन, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आया। ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। अब इन्होंने सवाल पूछा गया, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने सवाल क्या पूछा, इफ मास ऑफ एयर एट द सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। ठीक है, तो ये सी है। ठीक है, ये सी है, और इस पे जो हवा है, ठीक है, जो हवा का तो दबाव पड़ रहा है। ठीक है, ये जो हवा के पार्टिकल्स हैं, तो ये हवा के पार्टिकल जो इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसको दबाव डाल रहे हैं, तो कितना है, अगर मास ऑफ द एयर एट सी लेवल। ठीक है, ये जो मास है एयर का जो उसको दबाव डाल रहा है, वो कितना डाल रहा है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला इसने कि वो प्रेशर, देखो हम लोग कैसे काउंट कर रहे हैं यहाँ पे कि 1034 ग्राम जितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे दबाव आ रहा है। ठीक है, 1034 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे दबाव आ रहा है। अब देखो ये हमने एरिया बोला, तो इतने एरिया में इतना जो है वो मास आता है, बट हमें तो क्या चाहिए बेटा, हमें तो फोर्स चाहिए ना, हमें मास थोड़ी चाहिए, हमें तो फोर्स चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोचूं तो फोर्स, ठीक है, अब फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स इज़ नथिंग बट द वेट। क्या मतलब, देखो इसका मतलब ये है कि आज ये किताब, ठीक है, ये किताब जो है वो इस टेबल के ऊपर है, तो ये किताब जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगी। ओके, प्रेशर अप्लाई करेगी, और नीचे हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो 9th में हमने कॉन्सेप्ट देखा था डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट, याद है
ठीक है, मास एंड द वेट। तो जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं कि समझो कि भाई मेरा जो वेट है, ठीक है, मेरा जो वेट है वो 50 न्यूटन है। हमने 9 चीज़ क्लियर आपको करवाई गई है आपके स्कूल के अंदर कि 50 ग्राम जो है वो न्यूटन। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हम पूछते हैं भाई तेरा वजन कितना है, तो बोलेगा 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम बोलता है। 50 किलोग्राम गलत है, ठीक है, कितना है, न्यूटन है। न्यूटन क्यों लगा, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है और उसके हिसाब से हमारा वजन निकलता है। तो वेट, ठीक है, वेट क्या होता है, मास के ऊपर जो अपनी बॉडी है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है और उसके बाद अपन को वेट नजर आता है, ठीक है। अब ये जो भी वेट है उसको अपन न्यूटन में लिखते हैं और ये कहते हैं कि वेट और फोर्स एक ही बात है। ये 9th का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ थोड़ी बता दी। तो फोर्स और वेट इक्वल है, तो दैट इज मास इनटू ग्राम। तो मास कितना दिया हुआ है 1034, ओके, नॉट ग्राम, सॉरी, इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.8 होती है। कितनी होती है, 9.8 होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया बच्चा, मेरे को फोर्स मिल गया। आई बात समझ में, ठीक है। मैं दोबारा समझाऊँ, देखो सुन लो, मेरी बात को सुनना अच्छे से, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, पॉइंट समझो, ठीक है। अब अर्थ पे जो मेरा वज़न है, मैं कह रही हूँ कि 50 किलोग्राम मेरा वज़न है। अब ये तो होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, 50 न्यूटन होता है। कितना होता है, 50 न्यूटन होता है। और रफली हम लोग जो है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मानते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो मास है, मतलब मेरी बॉडी में जो हड्डियाँ हैं, जो मसल है, वो पूरा का पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। कितना होगा, 5 किलोग्राम, ठीक है। द पॉइंट इज़ दैट कि जब मैं अर्थ से मून पे जाऊंगी, ठीक है, तो मून पे मेरा वजन अलग दिखाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसका अलग है, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे अर्थ पे 50 न्यूटन दिखा रहा था, यहाँ पे मुझे 1/6 कर दूँ, ठीक है, 1/6 कर दूँ तो ये मेरे को मिलेगा समथिंग 6 पीछे 2 बचेगा 20, ठीक है, 6.3। मतलब कि मून पे मुझे वजन दिखाएगा 6.3 और अर्थ पे मुझे दिखा रहा है 50। पर मेरी बॉडी तो वो की वही है, वही मसल्स हैं, ठीक है, वही बोन्स हैं, सब कुछ वही है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैंने खाली अपना सरफेस चेंज कर लिया। अर्थ से चली गई मून पे, तो जैसे ही मून पे चली गई तो मेरा वजन कितना दिखा रहा है, 6.3, और अर्थ पे कितना दिखा रहा है, 50। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इन दोनों पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमें वजन अलग अलग नजर आ रहा है। इसी वजन को अपन क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है, मास नहीं बोलते हैं, ठीक है, मास नहीं बोलते, वेट बोलते हैं। तो वेट के लिए हमें क्या ज़रूरी है, मास तो ज़रूरी है ही। अब कौन सा फोर्स लग रहा है, मून पे लगाऊंगी तो अलग वैल्यू आएगी, अर्थ पे लगाऊंगी तो अपन 9.8 या 10 लगा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि जब एयर है उसका जो मास है वो सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे लग रहा है, कितना मास लग रहा है उसका, 1034 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया, इतने एरिया पे इतना मास है उसका। तो हम लोगों को प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल के अंदर, ठीक है। तो मैंने प्रेशर का फॉर्मूला बता दिया, फोर्स अपॉन एरिया। और ये फोर्स कैसे निकाला, वो हमने निकाला वेट की मदद से, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। तो मास इंटू जी, मास उन्होंने हवा का दिया हुआ है 1034 इंटू 9.8। अच्छा, अब मैं यहाँ पे न्यूटन नहीं लिख सकती, मुझसे गलती हुई, क्यों, क्योंकि हमें इसको ग्राम में दिया हुआ है। मैं न्यूटन तब लिख पाऊंगी जब मेरा मास जो होगा वो, जो हवा का मास होगा वो केजी में होगा। किस में होगा बेटा, केजी में होगा। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 1034 डिवाइड बाय 1000 कर दूँ, ठीक है, तो ये केजी में हो जाएगा और ये 9.8 डन। अब मैं इसको बोल सकती हूँ न्यूटन। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं प्रेशर में इसको लग देती हूँ। तो प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज़ 1034 अपॉन 1000 इंटू 9.8 अपॉन, अच्छा अब इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कितने एरिया में लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लग रहा है। कितने में लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन देखो, आपको साफ साफ दिया हुआ है, आपको कहा है कि आपको प्रेशर निकालना है पास्कल में, और पास्कल का आपको कन्वर्जन क्या दिया हुआ है, 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो भैया देखो, ये तो न्यूटन में हो गया, पर ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। नहीं चलेगा ना, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 में 2 0 और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड में ले लूँ तो 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1034 अपॉन 1000 इंटू 9.8 न्यूटन अपॉन 1 अपॉन
10,000, ठीक है। अब क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा। सो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1034/1000 इंटू 9.8 और ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये कहाँ चला गया बच्चा, ऊपर चला गया, ठीक है। चलो कटिंग वटिंग कर लें। अब अपना आंसर जो निकलेगा किस में निकलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये 3 जीरो गए, यहाँ से 3 जीरो गए। ये अगर पॉइंट को हटाऊँ मैं, ये अगर पॉइंट को हटाऊँ तो 10 बचेगा, तो ये ज़ीरो और ये पॉइंट भी गया। तो क्या आया 1034 इंटू 98। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 101,332 किस में हो जाएगा, पास्कल में। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज़ पास्कल आ गया। अब ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है, हमें साइंटिफिक फॉर्म्स पता है, तो साइंटिफिक फॉर्म के साथ इसको हमें एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पॉइंट यहाँ पे समझ के चलते हैं, 1 2 3 4 5 किस पे आई बच्चा, 5 पे आई। इसका मतलब ये हुआ दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, डन। हालांकि अब इसमें लिखो चलेगा, बट द पॉइंट इज कि आपको स्कूल में भी कहा जाएगा, आपको हर जगह का कि लाइक आपको साइंटिफिक नोटेशंस में इसको लिखना होता है, तो दैट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। एक्चुअली सम बहुत ईजी है, ठीक है। सम हमें साफ साफ बोला गया। अगर सिंपल शब्द में बोलो ना बेटा, तो सिंपल शब्दों में ये कि आपको बोला है भैया प्रेशर निकाल दो, ठीक है, और पास्कल में निकालना, इतना बोला है। पास्कल को कन्वर्ट करने का उन्होंने आपको यहाँ पे रूल दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया तो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये फोर्स नहीं है। तो पहले मुझे फोर्स को लगाना, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इज मास इनटू जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि देखो धरती पे है ना, तो वो नदी में लगे या धरती पे लगे, जो फोर्स लगेगा, जो अर्थ जो हवा को पुल करेगी अपनी तरफ, उस पर जो उसको फोर्स लगाएगी वो कितना लगाएगी, 9.8 लगाएगी। तो इसके लिए वो वाला पॉइंट आ गया। तो बस मुझे इतना पता है कि मुझे ये न्यूटन में चाहिए और ये मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको क्या कर लिया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरा न्यूटन में आ गया। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट समझ में आई, ठीक है। चलिए, ये बेसिकली मैं ये बोलूँ ना, तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको यूनिट्स का कन्वर्जन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग, जिसका यूनिट कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग है ना, उसके लिए सम बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।